आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। रीज़न क्या था कि भाई पिछला हफ्ता आप लोग जानते ही हैं, मार्केट एक अलग ही धुन में चल रही थी, ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर। और मेरे एनालिसिस के हिसाब से इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए था मार्केट। तो यही होता है, जब आपको लगे कि भाई मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रही है तो आप साइड हो जाओ मार्केट से। वरना आप जानते हैं भाई मार्केट का क्या है कि भाई ये किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती है। आप सोचे कि भाई आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, तो मार्केट आपकी रिस्पेक्ट करेगी कि आपका कुछ भला कर देगी। वो नहीं है, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती है, इमोशन लेस है। अगर आप मर भी रहे होंगे तब भी ये आपके ऊपर से चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बेटर यही है कि आप अपना ध्यान खुद ही रखें, वरना यहाँ पे तो कोई इमोशन है नहीं, ठीक है। अब देखो, मार्केट की बात करें तो भाई फ्राइडे को थोड़ा बहुत निफ्टी में एक सेलिंग देखने को मिली है। वो भी सेलिंग क्या बोले, आप स्पॉट में थोड़ा बहुत रेड देख रहे हैं लेकिन फ्यूचर में ग्रीन ही है। यहाँ पे फ्यूचर गलत दिखा रहा है, ट्रेडिंग व्यू में शायद 30 या 40 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। यहाँ तो 129 ही दिखा रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सेलिंग ज़्यादा देखने को मिली है। यहाँ पे जो है, जो थर्सडे का लो लगा था उसके भी नीचे क्लोजिंग आई है और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रेड कैंडल बनी है, ठीक है। ओपन हाई भी बना है, यहाँ पे आप लोग देखें, ओपन इज इक्वल्स टू हाई है। जो ओपनिंग प्राइस था वहीं से सेलिंग शुरू हो गई, और साथ में जो थर्सडे का लो है उसके नीचे भी क्लोजिंग आई है, ठीक है। जो कि काफ़ी दिनों से नहीं हो रहा था। आप लोग देखें, जब से ये ट्रेंड चल रहा था उस ट्रेंड में कभी भी जो पिछला दिन का लो है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई। ये देखा आप, पिछला दिन का जो भी लो है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई। लेकिन अब पहली बारी फ्राइडे के दिन पिछले दिन के लो के नीचे क्लोजिंग आई है, तो ये थोड़ा नेगेटिव साइन है, ये थोड़ा नेगेटिव साइन है। और आप लोग देख भी रहे होंगे, बैंक ऑफ जापान का जो फ्यूचर है वह लगभग 5% गिरा हुआ है, 5% का गिरा हुआ है। आप लोग क्या है, बैंक ऑफ जापान बोल रहा हूँ मैं, निक्की, ठीक है। जापान का जो इंडेक्स है निक्की, उसे चेक करो, उसका स्पॉट आप लोग देख रहे हैं कि भाई वो ऊपर है। भाई स्पॉट मत चेक करो, तो फ्राइडे को बंद हो चुका है। फ्यूचर चेक करो जो आफ्टर मार्केट चलता है, ठीक है। तो वो 5% गिरा हुआ है, ठीक है। अब वो क्यों गिरा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कोई नए पीएम आने वाले हैं और वो कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसे कंट्रोल में रखने के लिए हमें इंटरेस्ट रेट ऊपर करने पड़ेंगे, ठीक है। जो येन है उसे हम थोड़ा मजबूत बनाएंगे, ठीक है। और आप लोग जैसे जानते हैं, पहले वहाँ पे 0% इंटरेस्ट था, तो सब लोगों ने 0% पे उठा लिया। भाई 0% पे उठाओगे, 2 या 3% भी कमाल हो गए तो वो आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। क्योंकि आपको रिटर्न तो 0% करना है। अगर आप लोगों ने 100 रुपये लिए हैं तो आप चाहे 10 साल के ले लो या 20 साल के ले लो, आपको वापस 100 रुपये ही करने हैं। लेकिन आपने उस 100 रुपये से 2%, 3%, 4% कितना भी रिटर्न कमा लिया, वो आपका पैसा है, ठीक है। बाकी होता है भाई बीच में थोड़ा एक्सचेंज चार्जेस होते हैं और भी कुछ चार्जेस हो जाते हैं, लेकिन वो मिनिमम है, ठीक है। उसका कोई इतना दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर अब अगर भाई इंटरेस्ट रेट 0.25 से भी बढ़ता है, जो कि पहले ही 0.25 से बढ़ चुका है, ये धीरे धीरे करके 1 या 2% भी पहुंच गया तो बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है ये। तभी आप लोगों ने देखा था पिछली बारी जब बैंक ऑफ जापान ने बस 0.25 से इंटरेस्ट रेट ऊपर किया था, तो पूरा का पूरा जो ग्लोबल मार्केट थी उसमें बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। एक ज़बरदस्त सेल ऑफ देखने को मिला था पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट में, बस 0.25 का इंटरेस्ट रेट हाइक करने से, ठीक है। तो वही बात है, अब देखना होगा कि बैंक ऑफ जापान कोई एग्रेसिव कदम लेता है या फिर थोड़ा अभी वेट ही करता है। क्योंकि पिछली बारी जब उसने 0.25 से इंटरेस्ट रेट हाइक किया था तो भाई ग्लोबल मार्केट की हालत बहुत बुरी हो गई थी। तो भाई यूएस फेड से उस पर थोड़ा प्रेशर आया कि भाई अभी एकदम मत करो, यूएस में इलेक्शन भी है तो दिक्कत हो सकती है। तो उसने बोला कि ठीक है, हर 6 महीने में हम लोग फिर इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे। मगर ये जो नए पीएम आ रहे हैं वहाँ पे, उनका थोड़ा सा एग्रेसिव स्टांस लग रहा है। तो देखते हैं, अगर उन्होंने थोड़ा एग्रेसिव कदम उठाए, अभी अक्टूबर में उनकी पॉलिसी आनी है, अक्टूबर में रेट हाइक हुए तो भाई वापस से ज़बरदस्त बुरी हालत हो सकती है ग्लोबल मार्केट की। और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि भाई हमारा जो एसआईपी का पैसा बचा लेगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं
यहाँ पे निफ्टी दिखाता हूँ मैं आपको। जब ये ग्लोबल सेल ऑफ आया था तो हम लोग भी तीन ही दिन में 1000 पॉइंट गिर गए थे, ठीक है। 3 ही दिन में 1000 पॉइंट गिर गए थे। तो भाई एसआईपी का पैसा आ रहा है, मैं मना नहीं कर रहा एसआईपी का पैसा नहीं आ रहा, लेकिन ये हमेशा याद रखना है जिस रेट पे मार्केट चल रही है ना, जिस रेट पे मार्केट चल रही है ये केवल एसआईपी के पैसों से नहीं चल रही, ये और भी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी से चल रही है। कहीं जापान से पैसा आया हुआ है, कहीं यूएस से पैसा आया हुआ है, किसी ने अपनी शादी का पैसा लगा दिया है, किसी ने अपनी पेंशन लगा दी है, किसी ने पूरा अपना रिटायरमेंट का पैसा लगा दिया है, किसी ने अपना जो है घर खरीदना था तो घर खरीदने का पैसा लगा रखा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पैसे लगे हुए हैं, तब मार्केट यहाँ पे टिकी हुई है, केवल एसआईपी के पैसों से नहीं टिकी हुई है, हमेशा याद रखना, ठीक है। एसआईपी का क्या है, 20,000 करोड़ आ रहा है, ठीक है। 20,000 करोड़ को आप डिवाइड करें अगर 30 दिन में, तो 30 तो नहीं होते खैर ट्रेडिंग सेशन, लेकिन चलो हम 20 मान ले तो 1,000 करोड़ हुई पर डे, ठीक है। तो 1,000 करोड़ कुछ भी नहीं है, अगर सेलिंग होने लग गई प्रॉपर वाली तो 1,000 करोड़ कुछ नहीं कर सकता। ऊपर से आप लोग जानते ही हैं हम इंडियंस पैनिक बहुत जल्दी करते हैं, हम इंडियंस पैनिक बहुत जल्दी करते हैं। अभी क्या है, सब लोगों को अपना पोर्टफोलियो ग्रीन 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 दिखता जा रहा है तो वो अपना शुरू है, लेकिन जैसे ही उन्हें दिखेगा भाई अब तो मार्केट गिर सकती है, अब तो मार्केट ही हो सकता है, वो कहेंगे अभी हम समझदारी करते हैं, एसआईपी को रोक देते हैं, अभी हम समझदारी करते हैं, एसआईपी को रोक देते हैं और जो हमारा पैसा है उसे भी थोड़ा बुक कर लेते हैं, बाद में जब नीचे मिलेगा तो दोबारा से हम बाय करने लगेंगे। यही दिमाग लगाते हैं सबके सब। आप लोग जानते ही हैं हम इंडियंस वैसे ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। बस क्या है, एक ट्रिगर की ज़रूरत है, एक भी ट्रिगर मिल गया ना, आप लोग खुद देखना फिर क्या होने वाला है, ठीक है। कोई एसआईपी कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। इसलिए बेटर यही है कि जब आपको दिखता है हाँ बढ़िया प्रॉफिट हो रहा तो थोड़ा थोड़ा बुक करते चला करो। ऐसा नहीं बोलता मैं कि भाई पूरा 100% ही एक बारी में बुक कर लिया करो, लेकिन जब आपको बढ़िया प्रॉफिट दिखता है तो थोड़ा थोड़ा बुक करते चले करो, ठीक है। अगर थोड़ा थोड़ा पार्ट में आप लोग बुक करते चलेंगे तो आपको क्या है, कभी भी पैनिक नहीं आएगा, ठीक है। और जब भी आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखे तो आपके पास लिक्विडिटी होती है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर पाएँ। वरना क्या होता है, अगर आपका पूरा पैसा 100% आप इन्वेस्टेड ही हैं तो कोई भी आपको अच्छी सी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए फिर आप उसे ग्रैब नहीं कर पाते, ठीक है। अब देखो मंडे के लिए मैं आपको बताऊं सबसे इम्पोर्टेंट लेवल क्या होने वाला है। मंडे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 20 मूविंग एवरेज जो कि है आपका लगभग 26,120 पर, ठीक है। आप लोग देखें पिछली बारी तो इसने 20 मूविंग एवरेज ब्रेक करने के बाद भी ऊपर का मूव दे दिया, लेकिन इस बार अगर 20 मूविंग एवरेज ब्रेक करता है तो भाई हम 25,850 तक आ सकते हैं, ठीक है। 25,850 तक आ सकते हैं, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि 20 मूविंग एवरेज का ऐसा नहीं होता कि भाई बार बार उसके नीचे आ जाओ वापस ऊपर चले जाओ। अगर इस बारी ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से 25,850 तक आ जाना चाहिए निफ्टी को, ठीक है। और देखो अगर दोबारा से डे हाई क्रॉस कर देता तो आप समझ लेना कि भाई इसका जो तेज़ी का अभी जर्नी है वो अभी शायद और भी 100, 120, 200 पॉइंट तक चल सकती है, ठीक है। तो इसलिए अगर डे हाई क्रॉस कर देता है ये फ्राइडे का तो बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं बनेगा, ये याद रखना, ठीक है। फिर अगर आपको बीच में इंट्राडे में कोई कमज़ोरी दिखती है, ठीक है, बीच में कोई इंट्राडे में कमज़ोरी दिखती है, कोई इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल, ठीक है, या कोई बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, तब आप लोग वापस से शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर फ्राइडे के हाई के ऊपर ये ट्रेडिंग करने लग गया तो वैसे आप लोग बेमतलब में कोई शॉर्ट पोजीशन मत क्रिएट करना, ठीक है। बैंक निफ्टी की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी तो फ्राइडे के दिन थोड़ा कमज़ोर था। यहाँ पे जो ओपन लो था, ठीक है, जो ओपन लो क्रिएट किया था इसने, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। तो अगर समझ लो मंडे के दिन गैप डाउन होता है, कोई गैप डाउन होता है और इस जोन के नीचे ये ओपन हो जाता है, मतलब क्या है 53,700 के नीचे ओपन हो जाता है, मतलब बस 150 पॉइंट का अगर इसमें गैप डाउन होता है और वो सस्टेन कर जाता है। सस्टेन का मतलब क्या है कि भाई नीचे आया, हल्का सा अगर ऊपर आया भी तो रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ गया, तो इसे सस्टेन बोलेंगे। तो ये जो जोन है सपोर्ट जोन, मेजर सपोर्ट जोन, ये ब्रेक कर चुका होगा फिर बैंक निफ्टी। अब फिर क्या है, इसके पास जो अगला सपोर्ट आ रहा है वो 53,150,
ठीक है, 53,150 के जोन में आ जाएगा। ठीक है, इस जोन तक फिर बैंक निफ्टी आ सकता है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और अगर आपको तेज़ी करनी है तो फिर आप लोग जो हैं इस लेवल का ब्रेक होने का वेट कीजिए। ठीक है, इस जोन के लेवल का ब्रेक होने का वेट कीजिए जो कि है 54,200। ठीक है, अगर 54,200 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो फिर आप तेज़ी के बारे में दोबारा सोच सकते हैं, लेकिन 54,200 से पहले मुझे लगता है तेज़ी के बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और अगर आपको सेलिंग करनी है तो 53,700 के नीचे बैंक निफ्टी का सस्टेन करना ज़रूरी है। ठीक है, इन बिटवीन कुछ खास नहीं है, इन बिटवीन तो बिल्कुल कोई हाथ डालने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी इंडिया विक्स की बात करें तो भाई 12 के भी नीचे चल रहा है। आप लोग जानते हैं रिजल्ट सीज़न भी शुरू होने वाला है, लेकिन इंडिया विक्स को तो कभी किसी चीज़ से फियर लगता ही नहीं। ये तो ऐसे चलता है जैसे यार कि मतलब बिल्कुल हैवी नहीं चल रहा हो, बिल्कुल हैवी नहीं चल रहा हो, कुछ हो ही नहीं रहा। आप लोग जानते हैं दुनिया में क्या हाल चल रहा है, हर तरफ वॉर ही वॉर चल रही है। ठीक है, यूएस का डेट देखें आप लोग तो इतना ज़्यादा है कि भाई अगर वहाँ से कोई भी खबर निकली कि भाई हमें ये डेट कवर करने के लिए ये पॉलिसी लेनी पड़ेगी या ये करना होगा, तो उसी वक्त बुरा हाल हो जाएगा। ठीक है, उसी वक्त बुरा हाल हो जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि हमारी इंडिया की हालत ख़राब है, हमारी इंडिया की हालत ठीक चल रही है, लेकिन भाई आप लोग जानते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता कि हम बस अपने में ही छुपे रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब जो है मार्केटें पूरी की पूरी वर्ल्ड से कनेक्ट हो चुकी हैं, तो वर्ल्ड में अगर कुछ भी होता है तो हमारा देश में भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब वो बात अलग है कि समझ लो अगर हम स्ट्रॉन्ग रहें तो हमारे यहाँ इतना इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन तब भी अगर वर्ल्ड में कोई दिक्कत आती है तो हमारे यहाँ भी अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब समझ लो आप अगर ईरान जो है इज़राइल से वॉर में आ जाता है, ठीक है, इज़राइल से वॉर में आ जाता है अगर ईरान, तो जो ऑयल के रूट हैं वो ब्लॉक होंगे। और आप लोग जानते हैं हम लोग कितना ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, रशिया से हम करते हैं, लेकिन रशिया से अब हम उतना ही ऑयल इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं जितना हम लोग जो है मिडिल ईस्ट और इस एरिया से करते हैं। यहाँ पे अगर जो है ऑयल रूट में कोई दिक्कत आती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। वैसे तो इन्फ्लेशन वैसे ही कोई कम नहीं है, लेकिन रियल नंबर में आप लोग देख रहे हैं जो हमारे नंबर शो किए जाते हैं उसमें तो ऐसा दिखाते हैं कि भाई अगर हम एफडी कर दें तब भी हम अमीर होते रहेंगे, लेकिन क्या एफडी करने से हम अमीर हो पाते हैं? एफडी करने से क्या हमारा पैसा इंक्रीज़ हो पाता है? लेकिन इन्फ्लेशन नंबर यही दिखा रहे हैं कि एफडी करो और अपना पैसा इंक्रीज़ कराओ। अब लेकिन अगर ऑयल रूट में कोई दिक्कत आती है तो ये रियल नंबर भी ऐसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कि भाई 1.5% 2% की इन्फ्लेशन है, फिर तो भाई वो भी ऊपर जाने लग जाएगी। क्या ही कहें इनका। रिलायंस की बात करें तो ये थोड़ा मजबूत चल रहा है। ठीक है, रिलायंस थोड़ा मजबूत चल रहा है, ऊपर से इसकी कोई डील की खबर भी आ रही है डिज्नी के साथ। ठीक है, तो हो सकता है ये थोड़ा बहुत बचाने का काम करे। बाकी आईटी स्टॉक्स, बैंक्स, ये थोड़े मुझे कमज़ोर लग रहे हैं मंडे के लिए। ठीक है, तो इन पे आप लोग नज़र बनाए रखना। बाकी देखते हैं रिलायंस में भी अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर निफ्टी पे थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। बाकी और कोई भी अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।